नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। इससे पहले मनु स्मृति पर 3 लेक्चर्स अपलोड कर दिए गए हैं, जिसमें मैं ओरिजिन ऑफ स्टेट, ड्यूटीज ऑफ किंग, क्वालिटीज ऑफ किंग मैं बता चुका हूँ, फिर धर्म का क्या मतलब होता है और एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। और फिर जो फॉरेन पॉलिसीज है, जो आपका षडगुण नीति है, सिक्स फोल्ड पॉलिसी है, मनु का और कौटिल्य का एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, ये इतना मैंने 3 पार्ट्स में कवर किया है। तो अगर आप इन सब के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप ऊपर में जो आई लिखा हुआ है वहां पे क्लिक करके आप इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो आज हम सप्तंग थ्योरी देखने वाले हैं मनु का, अर्थात मनु स्मृति में जो सप्तंग सिद्धांत दिया हुआ है हम उसको जानने वाले हैं। देखिए, मनु स्मृति के तरह ही बहुत सारे ऐसे एंशिएंट आपके पॉलिटिकल थिंकर्स थे जिन्होंने सप्तंग थ्योरी की बात की है, जिनका मानना था कि जो राज्य है उसके 7 अभिन्न अंग होते हैं। देयर आर द 7 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट, ऐसा मानना है बहुत सारे थिंकर्स का। जैसे में आप अगर शुक्र नीति सार पढ़िएगा तो उसमें भी सप्तंग थ्योरी दिया हुआ है। आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़िएगा तो उसमें भी सप्तंग थ्योरी दिया हुआ है। और ये जो सप्तंग थ्योरी है, इसमें राज्य के 7 ऑर्गन्स, 7 अंगों के बात किए गए हैं या 7 भाग के बात किए गए हैं, पार्ट्स के या एट्रीब्यूट्स के। जो मनु है वह पार्ट्स को, जो ऑर्गन्स हैं, जो अंग है राज्य के, उनको प्रकृति कह के संबोधित करते हैं, एलिमेंट्स कह के संबोधित करते हैं। अब यहाँ हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, 3 बहुत फेमस हमारे यहाँ सप्तंग थ्योरी है। एक तो शुक्र नीति सार में दिया हुआ है। तो शुक्र नीति सार में जो सप्तंग थ्योरी है वह ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट पे आधारित है। वैसे जो अर्थशास्त्र वाला भी है और जो आपका ये मनु वाला भी है, सब ऑर्गेनिक थ्योरी पर आधारित है। ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट का क्या मतलब है? तो ऑर्गेनिक थ्योरी का मानना है कि किसी भी जीव की तरह, ठीक है ना, ये राज्य का जैविक सिद्धांत है, किसी भी जीव के तरह यह राज्य को ट्रीट करता है। जैसे जीव है, जैसे मनुष्य को ही ले लीजिए, तो मनुष्य के अलग अलग अंग होते हैं और जब तक मनुष्य के सभी अंग एक साथ नहीं मिलेंगे तब तक जो मनुष्य की जो प्रकृति है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगी, अधूरी रह जाएगी। उसी तरह से जो ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट है उसका मानना है कि जो राज्य है वह जीव की तरह है और जीव के अलग अलग जैसे अंग होते हैं उसी तरह राज्य के अलग अलग अंग होते हैं। और जैसे जीव के हर एक अंग उसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उसी प्रकार से राज्य के हर एक अंग उसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और अगर एक अंग भी अगर उसका कमजोर हो तो पूरे के पूरे जीव को, पूरे के पूरे शरीर को कमजोर कर देता है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे अंग होते हैं जिनको ज्यादा महत्व दिया जाता है। जैसे अगर ह्यूमन बॉडी में ही आप देख ले तो सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया जाता है? सिर को दिया जाता है, हेड को दिया जाता है, ठीक है ना। तो यही सब चीजें हैं। ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट है एक तरह से, जो मनु द्वारा दिया गया है, या अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य बताते हैं, या फिर शुक्र नीति सार। शुक्र नीति सार की विशेषता ये है कि इसने एक आपका एक तरह से तुलना किया है, कंपैरिजन किया है ह्यूमन बॉडी के साथ। ह्यूमन बॉडी के साथ जैसे मैं ह्यूमन के फीट से तुलना किया है कि जो आपका राष्ट्र होता है, अर्थात जो जनपद होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है जो मंत्री हैं उनको कहता है कि मंत्री आंख होते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये तो शुक्र नीति सार के बारे में है। अब यहाँ आप थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिए कि क्या अंतर है जो मनु के द्वारा सप्तंग थ्योरी दिया गया है और जो आपका कौटिल्य के द्वारा सप्तंग थ्योरी दिया गया है। तो ऑर्डर में तो एक अंतर आपको दिखाई देता है। ये जो ऑर्डर है कि शुरू में किंग है, फिर उसके बाद मिनिस्टर्स है, ये आपका प्रेसिडेंस का ऑर्डर है। ये महत्वपूर्ण जो अधिक है उसको ऊपर रखा जाता है और जो कम महत्वपूर्ण है उसको नीचे रखा जाता है। तो अगर आप ऑर्डर देखिएगा तो जो मनु ने ऑर्डर बताया है वही सेम ऑर्डर कौटिल्य ने भी बताया है, बस एक डिफरेंस है। आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र को देखिएगा तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जनपद को जो है वह ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है दुर्ग से। मतलब जनपद को ऊपर स्थान दिया गया है और दुर्ग को उससे नीचे स्थान दिया गया। सबसे पहले किंग हो गए, उसके बाद मिनिस्टर्स हो गए। अब कौटिल्य का अर्थशास्त्र में उसके बाद जनपद आता है, टेरिटरी और पॉपुलेशन आता है, तब दुर्ग आता है, फोर्ट्स आता है, ठीक है। लेकिन अगर हम मनु के अगर सप्तंग थ्योरी को देखेंगे, मनु स्मृति में, तो सबसे पहले तो यहाँ यहाँ भी किंग है,
यहाँ भी किंग है, फिर यहाँ पे भी मिनिस्टर्स है, अमात्य है। लेकिन यहाँ आप देखिएगा तो यहाँ जनपद, जनपद को तो ऐसे वह राष्ट्र कहते हैं जो मनु होते हैं, तो यहाँ राष्ट्र को नहीं मेंशन किया गया। यहाँ उससे ज्यादा जो है ये पूर को दिया गया इंपॉर्टेंस। पूर एक तरह से आप फोर्ट समझ सकते हैं, दुर्ग का ही मतलब है, तो वह दुर्ग को ज्यादा महत्व देते हैं मनु, और उसके बाद जनपद को महत्व देते हैं, अगर हम एक तरह से कहें तो। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि Manu gave the more importance to Pur, that means the forts, and then he mentioned the Rashtra, that means the Janpad, the territory and the population. तो ये आपको एक अंतर देखने को मिलता है। और मनु ने भी जो प्रेसिडेंस है उसके हिसाब से आपका लिखा है, ऑर्डर को सजाया है कि जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको ऊपर रखा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये भी राज्य का जैविक सिद्धांत पर ही आधारित है, ये भी ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट पर ही आधारित है। इसलिए मनु कहते हैं कि हरेक जो अंग है, हरेक जो प्रकृति है राज्यों की, वह अपने अपने जगह पर उतना ही महत्वपूर्ण है। दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन देयर रिस्पेक्टिव प्लेस एंड दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। वह एक दूसरे के पूरक है। जैसे मानव शरीर का मैंने आपको बात करा, तो जितने भी आपके जैविक सिद्धांत होते हैं राज्य के, वह हरेक अंगों को महत्व देते हैं। ऐसा नहीं कि राजा सबसे महत्वपूर्ण है, हाँ ये तो फैक्ट है कि राजा सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ट्रेजरी है, कोष है, उसको बिल्कुल उसका महत्व नहीं है। नहीं, सभी चीजों का महत्व है अपने स्थान पर। जैसे मनुष्य के सभी अंगों का अपना अपना महत्व रहता है अपने अपने स्थान पर। हम मुंह से बोल सकते हैं, हाथों से तो नहीं बोल सकते, तो अपना अपना सबका महत्व है ना। और एक दूसरे के सब पूरक है, ठीक है, एक दूसरे को सब कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो क्या क्या 7 प्रकृति है? तो सबसे पहला है स्वामी, अर्थात किंग, जो मनु बताते हैं। किंग को मनु राजन कहकर भी संबोधित करते हैं, लेकिन हम स्वामी भी लिखेंगे तो चलेगा। अब शुक्र नीति सार में एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप नहीं भी लिखेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से ह्यूमन बॉडी में शुक्र नीति सार कंपेयर करता है ह्यूमन बॉडी से, ठीक है। तो वह लिखता है कि जो किंग है दैट इज लाइक द हेड, वह सर की तरह है, ठीक है। दूसरा है जो कहते हैं मनु, वह है अमात्य, अर्थात मिनिस्टर्स, या मिनिस्टर्स को अमात्य ही कहते हैं कौटिल्य के लाइन पर। और जो शुक्र नीति सार है बोलता है कि ये जो अमात्य है, दीज आर द आईज ऑफ द स्टेट, ये जो राज्य है उनके आंख है, ठीक है, आंख से तुलना की है। तीसरे नंबर पर पूर आता है। अब यहाँ पे कौटिल्य का क्या आता था? जनपद आता था, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर पूर आता है अकॉर्डिंग टू मनु। और शुक्र नीति सार ने पूर को हाथों से कंपेयर किया है, फोर्ट्स को, जो दुर्ग है एक तरह से, आप समझ सकते हैं। चौथे नंबर पर मनु के लिए राष्ट्र आता है, अर्थात दूसरे शब्दों में कहें अगर कौटिल्य के शब्दों में, तो जनपद, जहां पीपल और टेरिटरी है, ठीक है। तो कौटिल्य जो है ये जनपद को तीसरा स्थान देते थे, लेकिन मनु ने इसको चौथे स्थान पर रखा है। और जनपद और राष्ट्र को जो शुक्र नीति सार है, वह जो है वह फीट्स कह के संबोधित करता है कि दिस इज सिमिलर टू द फीट्स, एज द फीट्स प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन आवर ह्यूमन बॉडी, सिमिलरली द राष्ट्र प्ले द सिमिलर रोल इन द स्टेट। उसके बाद सेम है, कौटिल्य ने भी 5वां स्थान कोष को दिया था, ट्रेजरी को दिया था। इसी तरह मनु भी बताते हैं, एंड दिस इज द माउथ अकॉर्डिंग टू शुक्र नीति सारा। उसी तरह दंड हो गया, आर्मी, यहाँ दंड का मतलब पनिशमेंट से नहीं है, आर्मी से है। और छठा है आपका मित्र, अर्थात एलाई। सो द एलाइज आर द ईयर, ये हमारे कान के समान है जो मित्र है। और जो दंड है, जो आर्मी है, दैट इज लाइक द माइंड, ओके, मस्तिष्क के समान है। तो सर और मस्तिष्क में डिफरेंस होता है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है ना, दोनों सेम नहीं है। तो सबसे पहला है किंग के बारे में, अमात्य के सॉरी किंग के बारे में, राजन के बारे में, स्वामी के बारे में। तो मैंने दूसरे लेक्चर में जितने भी क्वालिटीज और ड्यूटीज बताए थे आप उसको लिख सकते हैं। आप थोड़ा ही लिखिए क्योंकि आपको सबके बारे में लिखना है, तो उतना आपको टाइम नहीं मिलेगा एग्जामिनेशंस में, तो आप किंग के बारे में वहां से देख लीजिएगा। दूसरा है अमात्य, अर्थात मिनिस्टर्स या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अर्थात मंत्री परिषद। आपको जानकर आश्चर्य होगा जिस प्रकार से आज मंत्रिमंडल हमारे यहाँ है, हमारे भारत में या तमाम पार्लियामेंट्री कंट्रीज जो है, जैसे मैं एक गृह
मंत्री होता है, डिफेंस मिनिस्टर होता है, और भी कई प्रकार के पोर्टफोलियोज हैं, अलग अलग विभाग हैं, उसी प्रकार से उस समय भी मंत्रिमंडल था। 8 से 10 मिनिस्टर्स हो सकते थे और सबको अपना अपना पोर्टफोलियो दिया हुआ था। कोई डिफेंस मिनिस्टर हुआ करता था, तो कोई कुछ हुआ करता था, तो कोई कुछ हुआ करता था, अकॉर्डिंग टू द पोर्टफोलियोज। ठीक है, अगर पोर्टफोलियो राजा को लगता है कि 8 विभाग अभी क्रिएट करके 8 मिनिस्टर्स अपॉइंट करने चाहिए, तो 8 हो सकते थे, वरना अगर 1-2 विभाग अगर बढ़े तो वो बढ़ाकर भी 10 मंत्री किया जा सकता था। जैसे अभी मोदी जी ने किया, जल जल शक्ति जो है एक नया मंत्रालय बना दिया है ना? तो वो तो किंग के हाथ में होता है। ठीक है, तो ये भी किंग के हाथ में था। तो इसी तरह से था, द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो थे दैट कैन बी फ्रॉम 8 टू 10 अकॉर्डिंग टू द पोर्टफोलियो। जो विभाग थे अलग अलग उसके मुताबिक हो सकते थे। अब जो किंग है, किंग के क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए थी? तो किंग को वेदास का नॉलेज, सॉरी किंग बोल रहा हूँ, जो मिनिस्टर्स हैं, जो आपके मंत्री हैं, उनको क्या क्या क्वालिटीज उनमें होनी चाहिए थी? तो वे वेदास में एक्सपर्ट होने चाहिए थे, उनको नॉलेज होना चाहिए था वेदास का, इफिशिएंट होने चाहिए थे, उसमें क्षमता होना चाहिए था, कैपेबिलिटी होना चाहिए था मंत्रियों में, और ये राजा के वफादार होने चाहिए थे। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है। उसके बाद मनु कहते हैं कि किंग जो है वो 2 कैटेगरीज के होते हैं। 2 किंग, बार बार बोल दे रहा हूँ, सॉरी मेरे भाई। जो मंत्री हैं, मंत्री 2 कैटेगरीज के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो मंत्री हैं वे हेरिडिटरी होते हैं। ये हेरिडिटरी होते हैं, अर्थात वंशानुगत, कि उसका पिता मंत्री था तो वो भी मंत्री बना। और दूसरा ऐसे मंत्री होते हैं जो कि अपने इंटेलिजेंस और एफिशिएंसी अर्थात अपने मेरिट पर चुनकर आते हैं। तो ये 2 तरह के आपके मिनिस्टर्स का कैटेगरी है। सो कौटिल्य, अरे सॉरी, मनु हमें बताते हैं। और फिर उसके बाद जो मनु स्मृति है, ये 5 प्रिंसिपल्स, 5 ऐसे सिद्धांत हमारे सामने रखती है जिससे हम किसी मंत्री को चयन करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अर्थात मंत्री परिषद में भेज सके। सबसे पहला है ट्रेडिशन, अर्थात जो परंपरा चलती आ रही है। परंपरा क्या थी? तो जो ब्राह्मण होंगे वही ज्यादा करके मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे, तो ये परंपरा हो गई। फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण है तो उसको बना देना है, उसमें एबिलिटी और क्वालिफिकेशन भी देखना है, उसका एग्जामिनेशन भी लेना है। जिस प्रकार से आपको याद हो बाजीराव मस्तानी फिल्म में किस प्रकार से उसका शस्त्र और शास्त्र की परीक्षा ली जाती थी, उस तरह से। ठीक है, उसके बाद ये भी देखना है कि ये जो है ये मेरे लक्ष्यों में, अर्थात राजा ये देखेगा कि ये लक्ष्यों की पूर्ति में मददगार हुआ कि नहीं, फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। और 5वां वो चेक करेगा कि ये जो मंत्री मैंने चुना है इसमें करेज है, ब्रेवरी है कि नहीं। तो ये 5 जो है, ये 5 प्रिंसिपल्स पे किसी को अपॉइंट किया जाता था इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, और कौन से मंत्री को क्या काम दिया जाए, क्या पावर दिया जाए, क्या फंक्शन दिया जाए, ये उनके इफिशियंसी और मेरिट पर तय होता था। अर्थात जो ज्यादा इफिशिएंट होगा, जो ज्यादा जिसमें मेरिट होगा, उसको ज्यादा पावर दिया जाएगा, उसको ज्यादा फंक्शन दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद मनु ये भी साफ साफ बताते हैं कि राजा को अपने ड्यूटीज का निर्वहन मंत्रियों के साथ जो है वह कंसल्ट करके, उनसे बातचीत राय मशवरा करके ही लेना चाहिए। ठीक है, कोई भी डिसीजन अगर राजा ले रहे हैं तो। फिर मनु ये भी बोलते हैं कि जो एक आपका समझदार किंग होता है, वाइस किंग होता है, वह हमेशा अपने मंत्री के एडवाइस को फॉलो करता है। मान लीजिए अगर राजा कोई आर्मी को लेकर अगर कोई फैसला लेना चाह रहे हैं, ठीक है, और वहां डिफेंस के मिनिस्टर है पोर्टफोलियो के साथ, तो जो बुद्धिमान राजा होता है वह हमेशा मंत्री के बात को मानता है, क्योंकि मंत्री जो है वह एक्सपर्ट है आर्मी में, तो उसे मानना चाहिए उसकी बात। ऐसा मनु का मानना है, अगर वह सही राय दे रहा है तो। उसके बाद वह ये भी मेंशन करते हैं, साफ साफ लिखते हैं कि जो राजा इंडिपेंडेंट हो गया, जो राजा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के इंडिपेंडेंट हो गया, अर्थात उससे मुक्त हो गया, कोई भी फैसला ले रहा है तो अपने मंत्री परिषद से कोई राय मशवरा नहीं कर रहा है, ऐसा जो राजा है यह बहुत खतरनाक होता है और ये जो है बर्बादी का कारण बनता है। अब बहुत सारे देशों में देख सकते हैं
जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो एकदम ऑटोक्रेटिक हो गए हैं, वो अपने मंत्रियों का कोई राय मशवरा सलाह नहीं लेते, वो अपना डिसीजन खुद लेते हैं सभी फील्ड्स में, ठीक है। तो ये चीज को जो है ये वार्न किया था मनु ने कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना इससे राज्य और प्रजा दोनों की बर्बादी होती है और दोनों समाप्त हो सकते हैं। तो ये भाई बताया गया था अमात्या के बारे में, मनु ने बताया था। उसके बाद है पूर अर्थात फोर्ट्स, जो किला जो होता है, जिसे दुर्ग कहते हैं, जो कौटिल्य होते हैं। तो इनका मानना है कि जो फोर्ट्स है वो इतने मजबूत जरूर होने चाहिए कि वह अटैक्स को डिफेंड कर सके, जो हमला हो उसको रोक सके, ठीक है। और उसके बाद ये जो फोर्ट्स है यह डिफिकल्ट प्लेसेस पे बनना चाहिए, मतलब दुर्गम इलाकों में बनने चाहिए, जहां जाना इतना आसान नहीं है और जहां जो दुश्मन है वह आसानी से अटैक ना कर सके। अगर हम ऐसे अगर क्षेत्रों में अगर फोर्ट्स को अगर बनाएंगे तो इससे जो राज्य है वह सिक्योर रहेगा अर्थात सुरक्षित बना रहेगा। मनु जो है वह 6 टाइप्स के फोर्ट्स के बारे में बताते हैं, 6 टाइप के दुर्गों के बारे में बताते हैं, किलों के बारे में बताते हैं, जो कि एक राजा को बनाना चाहिए। और ये 6 किलों के अलग अलग कार्य हैं, तो हम 6 किलों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला है बो फोर्ट। बो फोर्ट को हिंदी में बोलते हैं धनव दुर्ग या धनवन वर्ग दुर्ग, ये दोनों में से कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। तो ये जो आपका फोर्ट होगा, ये मान लो ऐसे बीच में है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्स रहेंगे, बहुत मजबूत दीवारों से वो जो है घिरा हुआ रहेगा। प्लस में ये फोर्ट जो रहेगा, ये दुर्ग, ये 2 तल्ला होगा, 2 स्टोरीज का होगा, ठीक है, कम से कम। और इसका जो हाइट है वह 12 क्यूबिट्स होगा, ठीक है, 12 क्यूबिक होगा। और इसका जो बेस होगा, इसका जो नींव होगा, आधार होगा, वह हथेली के तरह होगा। और जो इसका टॉप होगा, जो इसका ऊपर वाला जो सिरा होगा, वह मंकी के हेड की तरह होगा, ठीक है। तो इस तरह का बो फोर्ट बनाने की बात करते हैं। दूसरा है मही दुर्ग के बारे में बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में अर्देन फोर्ट बोलते हैं, जो कि अर्देन इम्बैकमेंट से, अर्देन इम्बैकमेंट्स जैसे में जो मिट्टी का होता है ना, आप मिट्टी दे देकर ऊपर उठाते हैं, उस तरह से वो चारों तरफ से मिट्टी का इम्बैंक्स से एक तरह से घिरा हुआ जो है होना चाहिए। तीसरा है एक्वाटिक फोर्ट। एक्वाटिक फोर्ट अर्थात जल दुर्ग। तो जल दुर्ग मतलब चारों तरफ पानी हो और बीच में फोर्ट हो, दुर्ग हो, और पानी ऐसा हो जिसको आराम से पार ना किया जा सके, ठीक है, इस तरह से वह कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेसेस ऐसे होते हैं, बड़े बड़े डैम्स जैसे में आप जाइएगा तो बीच में वो आकर्षण के लिए बना देते हैं, बीच में जो है ना रिसोर्ट के तरह, तो उस तरह से रहना चाहिए जो फोर्ट है सो। चौथा है आर्बोरियल फोर्ट, जिसको हम लोग वृक्ष दुर्ग बोलेंगे। तो इसके बारे में 2 अलग-अलग कॉन्सेप्ट आपको कई बुक्स में देखने को मिलेंगे। कई लोग बोलते हैं जो मनु है वो वृक्ष दुर्ग जो है बनाने के लिए बोल रहे हैं पेड़ों पर, जो ट्री हाउस होता है उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि नहीं-नहीं, मनु ऐसा नहीं बोल रहे हैं। मनु का मानना है कि आपको बहुत घने जंगल में है एक फोर्ट को, एक किला को बनाना है। और ये जो है जंगल का जो अंदर है, ये कम से कम 4 माइल्स तक, माने जंगल के 12 किलोमीटर अंदर एकदम डेंसली फॉरेस्ट के अंदर जो है ट्रीज के साथ पैक्ड होकर ये किला होना चाहिए, ताकि ये दुश्मनों की नजर में ना आ सके। ये चौथा तरह का जो फोर्ट है उसकी बात करते हैं। पांचवा जो है आपका वह है ह्यूमन फोर्ट अर्थात मनुष्य दुर्ग। मनुष्य दुर्ग इज फॉर द सोल्जर्स। ये मेनली जो है सोल्जर्स के लिए है, उनके जत्थों के लिए है, बटालियंस के लिए है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जो गैरिसन्ड होंगे, गैरिसन्ड माने जो आर्मी होता है, जो ट्रूप्स होता है, उसको बोलते हैं, उसके ग्रुप को बोलते हैं कि ये दुर्ग में रहेंगे, मनुष्य दुर्ग में। और 4 डिविजन्स होंगे, 4 अलग अलग बटालियन होंगे इनके। और यहाँ जो मनुष्य दुर्ग है उसमें आर्म्स होंगे अर्थात जो हथियार होते हैं वह रहेंगे। और इसमें बहुत सारे हीरोइक पर्सन रहेंगे। हीरोइक पर्सन मतलब बहुत अच्छे अच्छे कमांडर्स होंगे जो युद्ध नीति में एकदम बहुत अच्छे हैं, इस तरह के लोग रहेंगे। तो ये पांचवा तरह का फोर्ट है। छठा तरह का आपका हिली फोर्ट, जिस तरह से आपने ये फिल्म तानाजी में देखा था। ये फोर्ट है सो बहुत ऊंचा माउंटेन पर बना हुआ जो है होना चाहिए। और इस फोर्ट में एक ही रास्ता होना चाहिए, दूसरा कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। पीछे से एकदम पूरा बहुत ऊंचा होना चाहिए
और सिर्फ एक रास्ता होना चाहिए ताकि जो दुश्मन है वह एक ही रास्ते से आए और हम उसको अच्छे से डिफेंड कर पाए, ठीक है। लेकिन बहुत मुश्किल से जो तानाजी हैं पीछे के रास्ते से किले पे पहुंच गए थे, कुंठाणा पे। चलिए उसके बाद हम देखते हैं, ये छह छह तरह के हमने फोर्ट्स का बात कर लिया जो कि मनु बताते हैं। तो ये भाई पूर के बारे में था, वो जो बोलते हैं फोर्ट्स या दुर्ग के बारे में। उसके बाद राष्ट्र के बारे में क्या बोलते हैं, राष्ट्र अर्थात जनपद समझ सकते हैं आप। लैंड और पॉपुलेशन हो गया, लैंड जो है फर्टाइल होना चाहिए जिसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो सके, और पॉपुलेशन जो है प्रोस्पेरस होना चाहिए अर्थात समृद्ध होना चाहिए, उनके पास काम भर पैसे वैसे होने चाहिए। जो पॉपुलेशन है लोगों का उसमें फार्मर्स होने चाहिए, पीजेंट्स होने चाहिए, मर्चेंट्स होने चाहिए, व्यापारी होने चाहिए और शिल्पीकार होने चाहिए। पॉपुलेशन प्रोस्पेरस इसलिए होना चाहिए क्योंकि भैया अगर गरीब लोग रहेंगे तो राजा टैक्स किस पे लगाएगा, और राजा टैक्स अगर नहीं लगाएगा तो उसका जो ट्रेजरी है, उसका जो खजाना है वो भरेगा कैसे, और खजाना नहीं भरेगा तो आर्मी कैसे मेंटेन करेगा, वेलफेयर जो कल्याणकारी कार्य है उसको कैसे करेगा। तो इसके लिए भाई ये जो पॉपुलेशन है इसमें हर एक तरह के लोग होने चाहिए, ठीक है, और ताकि जो है ये सही से कर दे पाए। उसके बाद कोष, कोष अर्थात ट्रेजरी। तो ट्रेजरी के बारे में क्या बोला गया कि ट्रेजरी सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रेजरी नहीं है, अगर काम भर अगर खजाना नहीं है राजा के पास, तो वह अपने जनता की ना रक्षा कर पाएगा, ना उनके लिए वेलफेयर फंक्शंस निभा पाएगा, कल्याणकारी कार्य भी उनके लिए नहीं कर पाएगा। इसीलिए राजा को हमेशा खजाना को एक्वायर करने का, संग्रह करने का कोशिश करना चाहिए, लेकिन हाँ भैया वह राइटफुल मैनर में होना चाहिए, सही से होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जनता पे बहुत ज्यादा टैक्स का बोझ दे दो और इस तरह से आप अपने ट्रेजरी, अपने खजाने का संग्रह करो। तो ये चीज नहीं बोलते हैं मनु, ये क्लियरली बोलते हैं यू शुड नॉट इम्पोज द एक्स्ट्रा टैक्सेस ऑन द पीपल इन ऑर्डर टू एक्वायर द ट्रेजरी। अगला है आपका दंड, ठीक है, ये भी बड़ा मतलब मस्त सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। दंड का मतलब यहाँ पनिशमेंट से नहीं है, दंड का मतलब यहाँ आर्मी से है। जो आर्मी है जो राज्य का, वह इतना तो ताकतवर होना ही चाहिए जिससे वह अपने राज्य की रक्षा कर पाए, आंतरिक रक्षा भी कर पाए और बाहरी रक्षा भी कर पाए, मतलब एक्सटर्नली भी अगर कोई हमला करे तो उससे भी बचा पाए, और इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करने में, कानून व्यवस्था मेंटेन करने में सक्षम हो। और सोल्जर का खुश रहना काफी इंपॉर्टेंट है राज्य के चलने के लिए, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं मनु कि जो राजा है जितने भी इंपॉर्टेंट आइटम्स है, एसेंशियल आइटम्स है, वह सब सोल्जर्स को दे, ठीक है, ताकि वे कैपेबल और स्ट्रांग हो सके कि कभी भी हमला होगा तो वो डिफेंड कर पाए राज्य को। उनको अच्छे हथियार मिलने चाहिए, खाना पीना सही से मिलना चाहिए। नहीं खाना पीना दोगे तो कमजोर रहेंगे तो लड़ाई कैसे करेंगे, ठीक है। मनु जो है वो 5 तरह के आर्मी की बात करते हैं, 5 तरह के दंड की बात करते हैं, ठीक है, जो कि राजा को रिक्रूट करना चाहिए, भर्ती करना चाहिए और उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। सबसे पहला हस्ती सेना। हस्ती सेना मतलब हाथी वाले सैनिक, ठीक है, मतलब एलिफेंट्री जिसको इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा अश्व सेना, घुड़सवार सैनिक जिसको हम लोग कैवलरी कहते हैं। तीसरा है आपका रथ सेना। रथ सेना को हम लोग बोलते हैं कैरियोट आर्मी, क्योंकि ये जो कैरियोट है, कैरियोट हम लोग रथ को इंग्लिश में बोलते हैं। देखो नेवी का भी कॉन्सेप्ट था भाई उस टाइम में, एयरफोर्स को छोड़ के बाकी सब कुछ था, क्योंकि हवाई जहाज नहीं थे वरना एयरफोर्स भी शामिल होता। तो जल सेना की भी बात करते हैं कि राजा रिक्रूट करेगा नेवी को भी। और पैदल सैनिक, ये तो खैर जन्म जन्मांतर से चलता है हर एक काल में, जो इन्फेंट्री हम जिसे कहते हैं। उसके बाद मित्र की बात करें, एलाई की बात करें, तो मनु के हिसाब से एक राज्य जो है वह सभी चीजों में, सभी आयामों में सक्षम नहीं होता, और एक राज्य सब कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए राजा का ड्यूटी है, ड्यूटीज में भी लिखते हैं कि राजा को जो है अपने एलाइज बनाने चाहिए, अपने मित्र बनाने चाहिए, ठीक है। और ये जो एलाइज होंगे यही आपको मुसीबत के समय में काम आएंगे, इन द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट, जब आपको राष्ट्र को प्रोटेक्ट करने का बात आएगा तो उस समय। तो ये आपका है सप्तंग थ्योरी विच इज गिवन बाय द मनु। अब जब आप सप्तंग थ्योरी पढ़िएगा, कौटिल्य का तो आप उसको कंपेयर कीजिएगा, वैसे मैंने हल्का फुल्का कंपैरिजन आपको बताया कि क्या क्या अंतर है ये सब में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद, देखिए यही हम लोग मनु को समाप्त करते हैं, अंत करते हैं।
इस सीरीज का ये चौथा लेक्चर है। आपको लेक्चर पसंद आया होगा और आगे हम सब कवर करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और भाई थोड़ा डिटेल में पढ़ा कीजिए। पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हैं आप या नेट जेआर की तैयारी कर रहे हैं, बाद में लेक्चर देंगे क्लासेस में तो क्या समझाएंगे अपने स्टूडेंट्स को। तो काम भर नॉलेज होना चाहिए सारा चीजों का, दो दो लाइन में सब कंप्लीट करना इज नॉट गुड और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है इससे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद और जुड़े रहिए विथ पढ़ो तो ऐसे।